आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास या डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। इसी बात पर आज हम लोग गौर फरमाएंगे कि आखिर ये जो डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसे डेवलप किया, हाउ इट वाज डेवलप्ड, कैसे ये डेवलप्ड हुआ था, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। देखिए, तो सबसे पहली बात आप इस बात पर देखिए कि इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को आप देख लीजिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दिया गया कितना में, 1600 में। 1600 ईस्वी में ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एस्टेब्लिश्ड इन 1600 AD। ये क्या कर दिया गया, कहता है एस्टेब्लिश्ड इन 1600 AD, स्थापित कर दिया। और ये कंपनी क्या थी, ये प्राइवेट कंपनी थी, एकदम याद रखिएगा। ये कौन कंपनी थी, ये प्राइवेट कंपनी थी। ये प्राइवेट कंपनी थी, ये निजी कंपनी थी। ये क्या थी, ये निजी कंपनी थी, निजी कंपनी थी। और इसमें जो भागीदार थे, तो इसमें टोटल जो शेयर होल्डर थे, भागीदार या अंशधारक शेयर होल्डर्स। इसका नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितना था भाई, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ये था 217 था, ये 217 था। और इनके अपने अपने इसमें शेयर थे, अपने अपने इसके क्या थे, शेयर थे। और उसी शेयर के आधार पर अंश के आधार पर इनको क्या मिलता था, लाभांश। इनको क्या मिलता था, लाभांश। ये लाभांश। और इस कंपनी को जो रिकॉग्नाइज्ड किया गया, अनुमति जो प्रदान की गई, अनुमति प्रदान किया, किसने प्रदान किया, तो कहता है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने प्रदान किया था। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनको क्या किया था, एक चार्टर के माध्यम से, एक चार्टर आज्ञापत्र, यह है आज्ञापत्र के माध्यम से पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। व्यापार करने की
अनुमति प्रदान की थी, अनुमति प्रदान की थी, प्रदान की थी। इससे यही हुआ था कि ठीक है, आप पूर्व के देशों के साथ आप क्या करिए, व्यापार करिए, और इसके लिए हम आपको सुरक्षा देंगे, इसके लिए हम अन्य अधिकार आपको देंगे, आप पूर्व के देशों के साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आपको कुछ वित्तीय या कुछ पैसा या राशि आपको देना पड़ेगा। इसके बदले में हम आपको क्या प्रदान करेंगे, सिक्योरिटी प्रदान करेंगे, आपके पास से एक ताकत देंगे, आप जाइए पूर्व के देशों के साथ आप क्या करिए, आप व्यापार करिए। तो ये बात तय हो गया। तब ये तय हो गया, ये चार्टर एक्ट के द्वारा दे दिया गया, चार्टर एक्ट के द्वारा दिया। अब सवाल है कि चार्टर एक्ट के द्वारा क्यों दे दिया गया। यदि महारानी इनको चार्टर एक्ट के द्वारा अनुमति नहीं देती तो हो सकता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने से व्यापार करते, और जब अपने से व्यापार करते तो अपनी सत्ता जमाते, अपना व्यापारिक कार्य करते, अपनी राजनीतिक स्थिति स्थापित करते, अपनी प्रशासनिक ढांचा तैयार करते, उसमें क्राउन का कोई हस्तक्षेप नहीं होता और कंपनी उनके हाथ से क्या हो जाती, बाहर निकल जाती। इसलिए यहां पर यह तय किया गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या दिया जाए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया कंपनी को क्या दिया जाए, चार्टर के माध्यम से, चार्टर के माध्यम से इनको व्यापार करने की अनुमति प्रदान की, व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाए, अनुमति प्रदान की जाए, ये अनुमति प्रदान की जाए। इससे क्या होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्राउन का एक क्या बना रहेगा, पावर बना रहेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या होगी, अपना अलग से कोई कार्य नहीं कर सकती है। इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे जो बेनिफिट होगा, इसका एडवांटेज क्या होगा, इनका जो एडवांटेज होगा, इससे जो लाभ होगा, ये लाभ होगा, किसको लाभ होगा, क्राउन को, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर, इंडिया कंपनी पर अपना दबदबा या प्रभाव या इफेक्ट कायम रख सकेगा, यदि ये काम नहीं करती तो हो सकता था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वतंत्र होकर के पूर्व के देशों के साथ काम करता, और जब पूर्व के देशों के साथ स्वतंत्र होकर के काम करता तो हो सकता है अपनी राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति ये स्वयं कायम करते, और उस समय इनके हाथ से बाहर हो जाती। इसीलिए यहां पर क्राउन ने ये सोचा कि नहीं, इस पर अपना क्या रखना चाहिए, अपना दबदबा रखना चाहिए, अपना प्रभाव रखना चाहिए, ताकि ये क्राउन के हाथ से बाहर ना निकल सके। यही कारण है कि महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने इन्हें एक चार्टर के द्वारा इसको क्या दिया, अनुमति दिया कि ठीक है, प्लीज गो एंड स्टार्ट टू योर ट्रेड। किसके साथ किया जाए, विथ ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्व के देशों के साथ आप क्या करिए, व्यापार करिए। चलिए, अब यहां से कंपनी ये चली, तो जब कंपनी यहां से चली तो इसका जो काम चला, फर्स्ट आवर में जो काम चला, तब प्रारंभिक समय में, अब आप ये देखिएगा कंपनी की स्थिति में बदलाव कैसे आया। आप इस बात को देखिए, कंपनी की स्थिति में बदलाव, कंपनी की स्थिति में ये क्या आया, बदलाव आया। देखिएगा ध्यान से, आप इस बात को आप देखिएगा, कंपनी की स्थिति में ये क्या आया, ये बदलाव आया। तो कंपनी की स्थिति में क्या बदलाव आया, तो नंबर 1 देखिए, प्रारंभिक चरण में, ये जो प्रारंभिक चरण है, प्रारंभिक चरण, तो प्रारंभिक चरण में ये क्या था, ये व्यापार करने के लिए आए थे। ये किसके लिए आए थे,
व्यापार कर रहे थे। इसका मूल उद्देश्य था, क्या मूल उद्देश्य था? ट्रेड एंड मर्केंटाइल, ट्रेड एंड मर्केन, ये मर्केंटाइल, इसका उद्देश्य था हम कैसे ट्रेड करें, हम कैसे मर्केंटाइल करें और इसके माध्यम से हम क्या कमावें। इनका जो मेरा जो मूल उद्देश्य होगा वो मूल उद्देश्य होगा टू अर्न मनी। इसका जो मेरा जो उद्देश्य होगा पैसा कमाना होगा। ये पैसा कमाना या लाभ कमाना या क्या करना, व्यापार में ये क्या करना, लाभ कमाना, लाभ कमाना। टू गेट, टू अर्न, ये क्या करना, कहता है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। किस चीज से प्रॉफिट कमाना है? फ्रॉम ट्रेड एंड मर्केंटाइल, फ्रॉम ट्रेड एंड मर्केंटाइल, ट्रेड एंड मर्केंटाइल से हमको क्या कमाना है? पैसा कमाना। ये प्रारंभिक समय में इनका ये बात था। फिर कंपनी आगे बढ़ी, तो जब ये कंपनी आगे बढ़ी तो ये अवस्था कब तक रहा? तो ये अवस्था मुगल काल तक रहा। ये जो अवस्था रहा, तो ये कौन अवस्था तक ये काम किया, ये आप ध्यान से देखिएगा, मैंने नोट में यहां लिख दिया। तो ये जो सिचुएशन बना रहा, ये कौन पीरियड तक बना रहा? ये मुगल पीरियड तक, मुगल काल तक ये बना रहा कि हमको क्या करना है, ये व्यापार करना तय। ये स्थिति इनका रहा टिल मुगल डायनेस्टी, टिल ये क्या रहा, मुगल डायनेस्टी, ये मुगल डायनेस्टी तक इनका ये बात रहा। अब देखिए, अब फिर कंपनी यहां से चली, देखिएगा कैसे बदल रहा, हाउ चेंज, कैसे इसमें क्या आ रहा है, चेंज कैसे कर रहा है, ये कैसे इसका चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? सिचुएशन। ये क्या चेंज हो रहा है? सिचुएशन। तो सिचुएशन जो बदल रहा है, आप उसको बात को ध्यान से समझिएगा, अटेंशन प्लीज। ऐसे भी आप देख सकते हैं, कोई भी आदमी है, सबका दिन एक समान नहीं होता है, कभी बहुत अच्छा होता है, कभी बहुत बुरा हो जाता है, कभी मध्यम में होता है। तो कंपनी का भी जो प्रारंभिक चरण में इनका था, इनका मूल उद्देश्य था, मेन मोटो ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या था कि हमको ट्रेड से पैसा कमाना है। आई हैव टू अर्न, मुझे पैसा कमाना है। आई विल अर्न मनी फ्रॉम ट्रेड एंड मर्केंटाइल, यही मेरा मेन मोटो है। लेकिन जब सिचुएशन को उन्होंने देखा तो इसका मोटो बदल गया। अब देखिए टाइम क्या आ गया, तो टाइम क्या आ गया, डेक्लाइन ऑफ मुगल। ये क्या आ गया, डेक्लाइन, ये डेक्लाइन ऑफ, ये क्या आ गया, मुगल, ये डेक्लाइन ऑफ मुगल, मुगल का पतन हो गया। ये क्या आ गया, ये मुगल का ये पतन हुआ। तो मुगल का पतन स्टार्ट कहां से हो गया? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ये कहां हो गया? औरंगजेब, ये औरंगजेब की, ये किसके बाद हो गया? ये मृत्यु के बाद हो गया, ये मृत्यु के ये बाद हो गया, औरंगजेब की ये मृत्यु के बाद ये हो गया। तो जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद हो गया, तो औरंगजेब की मृत्यु कितना में हुई थी? डेथ ऑफ औरंगजेब। ये डेथ ऑफ, ये जो औरंगजेब है, इसकी मृत्यु हो गई थी 1707 एडी में। ये 1707 में ये मर गए। तो जब ये मर गए, तो जब 1707 में ये मर गए, तो मरने के बाद क्या हुआ, कौन पीरियड शुरू हुआ? तो पोस्ट मुगल शुरू हो गया। ये कौन पीरियड शुरू हो गया? ये पोस्ट मुगल। तो कहता है स्टार्टेड, कौन मुगल शुरू हुआ? ये पोस्ट मुगल, ये पोस्ट मुगल ये शुरू हो गया। यानी कौन काल शुरू हो गया? मुगलोत्तर काल शुरू हो गया। ये मुगलोत्तर काल ये प्रारंभ हुआ, ये मुगलोत्तर काल क्या हो गया? ये प्रारंभ हो गया। और जब मुगलोत्तर काल प्रारंभ हुआ, तो इनमें जो शासक लोग आए, जो इंपेरर थे, यस राइट, इंपेरर ऑफ पोस्ट मुगल, वो सब बहुत कमजोर था, निकम्मा था, अय्यास था। ये लोग काम करने वाले लोग नहीं थे। इन लोगों का
प्रशासन में कोई खास अनुभव नहीं था, राजनीति में पकड़ नहीं थी, ये लोग ऐसो आराम की जिंदगी व्यतीत करना चाहते थे। तो सिचुएशन क्या हुआ, आप यहां सिचुएशन को देखिएगा। प्लीज सी द सिचुएशन। किस टाइम में इन पोस्ट मुगल पीरियड, देखिए पोस्ट मुगल पीरियड में सिचुएशन क्या आया, इस बात को देखिएगा। तो देखिएगा सिचुएशन, ये सिचुएशन किसके काल का, कौन काल का सिचुएशन देखिएगा, मुगलोत्तर काल का। देखिए ये मुगलोत्तर काल का आप सिचुएशन देखिए। तो मुगलोत्तर काल में क्या हुआ कि कमजोर शासक चला। ये कैसा शासक चला, कमजोर शासक। ये कमजोर शासक चला, कैसा चला, निकम्मा चला। कैसा चला, अय्यास चला। ये अय्यास लोग चला, ये अय्यास लोग। तो आप ही बतलाइए कि इतना बड़ा मुगल साम्राज्य है, इसके हाथ में रहेगा, किसी काम के कभी भी सिक्योर्ड हो सकता है। इनकी कोई भी नीति अच्छी नहीं थी, इसका कोई भी जो नीति था ना, तो इसका नाइदर, ये क्या कहता है, नाइदर पॉलिटिकल सिचुएशन, नॉर, ये क्या कहता है, नॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन, नॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ भी इसका अच्छा नहीं था। नथिंग वॉज गुड, ये क्या कहता है, नथिंग वॉज गुड, कोई भी चीज इसका अच्छा नहीं था। न तो इसका राजनीतिक स्थिति अच्छा था, न तो इसका राजनीतिक और न प्रशासनिक, न तो राजनीतिक, न तो ये कौन स्थिति, राजनीतिक। ये न तो राजनीतिक स्थिति अच्छी थी, न तो राजनीतिक स्थिति अच्छी थी और न ही कौन स्थिति कहते हैं, प्रशासनिक स्थिति अच्छी थी। प्रशासनिक स्थिति ये क्या थे, अच्छी थी। तो स्वाभाविक बात है, न तो आपका प्रशासनिक स्थिति अच्छी है और न ही आपकी राजनीतिक स्थिति अच्छी है, तो डेक्लाइन तो संभव है। तब क्या शुरू हो जाएगा, स्टार्टेड डेक्लाइन। तब इस स्थिति में क्या शुरू होगा, इस स्थिति में स्टार्टेड ये हो जाएगा डेक्लाइन। इस स्थिति में क्या हो जाएगा, पतन प्रारंभ हो जाएगा। पतन क्या होगा, ये प्रारंभ होगा। तो एक सिचुएशन तो ये हुआ, सिचुएशन नंबर 1, ये सिचुएशन नंबर 1। तो सिचुएशन एक हो गया। अब दूसरा सिचुएशन क्या हो रहा है, व्हाट इज सेकेंड सिचुएशन ऑन दैट टाइम। देखिएगा उस समय जो सिचुएशन नंबर 2 था, ये जो सिचुएशन नंबर ये जो 2 था, ये दूसरी स्थिति क्या थी। तो हम किसको देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। हम किसको देख रहे हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ये कंपनी का सिचुएशन देखिए, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सिचुएशन देखिए। तो जैसे ही इन्होंने देखा कि मुगल काल के राजाओं की स्थिति है, द एम्पायर ऑफ मुगल डायनेस्टीज व्हाट, वेरी वीक, नॉट कॉम्पिटेंट, अनेबल टू स्टार्ट योर रूल एंड रेगुलेशंस। तो उस समय इनकी शक्ति क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें क्या कर दिया, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। ये क्या किया, शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये बढ़ाना प्रारंभ किया, ये बढ़ाना क्या कर दिया, प्रारंभ किया। तो कौन क्षेत्र को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, दोनों चीज को, ये राजनीतिक और दूसरा कौन शुरू कर दिया, प्रशासनिक। दूसरा क्या कर दिया, ये प्रशासनिक। और दोनों शक्ति जैसे बढ़ाया, तभी इसको मौका मिल गया। तो जैसे ये मौका मिला, तो हम वहां नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं, जैसे इसको मौका मिला, तुरंत क्या शुरू हो गया, पलासी का युद्ध। आप याद करिए, पलासी का ये क्या हुआ, ये युद्ध शुरू हो गया। और ये पलासी का युद्ध कितना में शुरू हो गया, 1757 में। और पलासी का युद्ध जब शुरू हुआ, तो सिराजुद्दौला मारा गया। सिराजुद्दौला ये क्या हो गया, ये मारा गया। तो सिराजुद्दौला क्या हुआ, ये किल्ड इन द बैटल फील्ड,
ये क्या कर दिया गया, किल्ड इन द बैटल फील्ड। ये बैटल फील्ड में इसको क्या कर दिया, ये मार दिया गया, ये मारा गया। तो जब ये मारा गया तो फिर सिचुएशन और गंभीर हुआ। वंस अगेन सिचुएशन वाज वेरी क्रिटिकल। तो भाई जैसे ही सिचुएशन गंभीर हो गया तब फिर कौन लड़ाई लड़ा भाई, तब दूसरा लड़ाई कौन लड़ा, ये लड़ा बक्सर का युद्ध लड़ लिया। ये कौन युद्ध लड़ा, ये बक्सर, ये बक्सर का ये क्या लड़ा, ये युद्ध लड़ा। और ये बक्सर का युद्ध कितना में लड़ लिया, 1764 में। और जब बक्सर का युद्ध लड़ा तो इसमें तीनों को पराजित कर दिया। किसको पराजित कर दिया, बंगाल का, बंगाल का नवाब, ये क्या कर दिया, बंगाल का नवाब मीर कासिम को, ये मीर कासिम, मीर कासिम को। दूसरा क्या कर दिया, अवध, ये अवध का नवाब, अवध का नवाब शुजाउद्दौला को, शुजाउ ये दौल्ला, ये शुजाउद्दौला को। और तीसरा क्या कर दिया, ये दिल्ली के शासक, ये दिल्ली, दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम, शाह आलम द्वितीय को। ये तीनों क्या हो गया, डिफीटेड हो गया। ये क्या हो गया, डिफीटेड। ये डिफीटेड बाय, ये किसके द्वारा हो गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये क्या हो गया, ये पराजित हो गया। तो जब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये पराजित हो गया तो अब तो सबसे बड़का भारी बात है कि दिल्ली का शासक ही हार गया। तो जब दिल्ली का शासक हार गया तो इनका क्या बढ़ गया भाई, इसका बड़ा भारी पावर इसके पास आ गया। कौन पावर इसके पास आ गया, देखिएगा इनके पास क्या पावर आ गया। अब इसने संधि कर लिया, तो जैसे ये संधि किया तब ये क्या हुआ, ये संधि हुआ। तो संधि में कौन आ गया, इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद, ये इलाहाबाद की प्रथम संधि, ये प्रथम संधि, ये प्रथम संधि। ये क्या हो गया, 12 अगस्त, ये 12 अगस्त, ये 12 अगस्त, ये कितना में हो गया, ये 1765 को हो गया। दूसरा जाके संधि हुआ इलाहाबाद की दूसरी संधि, इलाहाबाद, इलाहाबाद की दूसरी संधि, दूसरी संधि ये कितना में हो गया, 16 अगस्त, 16 अगस्त कितना में हो गया, 1765 में हो गया। और इसके बाद अब कंपनी क्या बन गई, अब कंपनी न केवल व्यापारिक कंपनी रह गई बल्कि अब ये क्षेत्र विस्तार भी कर लिया। अब यहां पर देखिएगा कंपनी का स्वरूप बदल गया। कंपनी अब क्या बन गई, कंपनी अब क्या हुआ, न केवल व्यापारिक कंपनी रह गई, व्यापारिक कंपनी रह गई बल्कि ये क्या हो गया, बल्कि इनका क्या बन गया भाई, ये राजनीतिक ये शक्ति बनकर उभर गई, राजनीतिक शक्ति बनकर ये क्या हो गया, उभर गया। अब देखिए ये क्या बन गया, तो जो ट्रेड था, ट्रेड पावर, जो ये व्यापारिक शक्ति था, तो अब व्यापार से ये क्या बन गया, राजनीतिक शक्ति बन गया, पॉलिटिकल पावर बन गया। अभी अब यहां पर देखिए इसका जो यात्रा जो चला इनका, ये यात्रा तो कैसा यात्रा चला, ये ट्रेडर था, ये क्या था, ट्रेडर था, यानी ये व्यापारी थे, ये क्या थे, ये व्यापारी थे। और व्यापारी से अब ये क्या बन गया, राजनीतिक विस्तार इसने कर लिया। ये क्या कर लिया, राजनीतिक विस्तार, ये राजनीतिक विस्तार कर लिया, एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल फील्ड। अब ये क्या बन गया भाई, अब ये बन गया आपका पॉलिटिकल पावर बन गया। अब ये बन गया पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल ये क्या हो गया, अब ये पावर बन गया, पॉलिटिकल पावर। और कौन कौन क्षेत्र पर अब इसका कब्जा हो गया, इनका कब्जा हो गया बंगाल, ये है बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये उड़ीसा तक इसका क्षेत्र क्या हो गया, अब कब्जे में आ गया।
यस राइट। अब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर इतने बड़े क्षेत्र में कब्जा कर लिया, बंगाल में, ये क्या कर लिया, बंगाल में, बिहार में और किस में कर लिया, उड़ीसा में, ये उड़ीसा में कब्जा कर लिया, तब इनको लगने लगा कि अब साहब नाउ आई एम फिटेस्ट, आई एम सुपर, आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सनालिटी। किसके बीच में, एमंग इंडियन एम्पायर, भारतीय राजाओं के बीच में मैं भी अब एक क्या हूं, मैं भी एक शक्ति हूं। अब इनको लगने लगा, तो अब जब शक्ति लगने लगा तो अब देखिए झगड़ा कहां से शुरू हुआ, कहां ये बात हुआ, शुरू से सुनिए। देखिए अब यहां पर आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्थापित किया था, तो इसका मूल उद्देश्य क्या था, इसका मूल उद्देश्य था, इनका मूल उद्देश्य था लाभ कमाना, इसका मूल उद्देश्य था लाभ कमाना। तो कौन क्षेत्र में लाभ कमाना, व्यापार में लाभ कमाना। ये किस में लाभ कमाना, व्यापार में, ये क्या करना, लाभ कमाना। तो व्यापार में लाभ कमाना, तो कैसे इसको निर्धारित किया था, तो भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने सदस्य थे जो अंशधारक थे, अंशधारक ये कितने थे भाई, तो 217, अभी मैंने कहा। तो भाई ये 217 लोग जो थे वो तो इंडिया नहीं आएगा, सारे लोग तो इंडिया नहीं आ जाएंगे, सभी कंपनी, भाई इंग्लैंड में हम रहते हैं, इंडिया नहीं जा पाएंगे, लेकिन कंपनी का हम शेयर होल्डर हैं तो हमको पैसा आते रहेगा, इसके लिए उन्होंने कहा था। तो इस पर कंपनी पर निगरानी रखने के लिए इन लोगों ने क्या बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। देखिएगा, समझिएगा बात को, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा। तो इसने क्या किया था, कंपनी पर निगरानी रखने के लिए, कंपनी पर निगरानी रखने के लिए, निगरानी रखने के लिए क्या बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था। ये क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का निर्माण किया था। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता था, तो ये देखता था, ये क्या देखता था भाई, तो इसका मूल काम क्या था, कंपनी का क्या देखना, तो कंपनी के व्यापारिक कार्य को देखना। क्या देखना भाई, व्यापारिक कार्यों को देखना, व्यापारिक कार्यों को ये क्या करना, ये देखना। कंपनी से संबंधित नियुक्तियां, कंपनी से संबंधित नियुक्तियां, जैसे कि मान लिया जाए कंपनी का गवर्नर नियुक्त करना है, किसको नियुक्त करना है, गवर्नर को ये क्या करना है, नियुक्त करना है, या कोई अन्य कर्मचारी को नियुक्त करना है, तो ये निर्णय कौन लेंगे, ये जो निर्णय होगा, ये जो निर्णय लेंगे, ये कौन लेंगे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कौन लेंगे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये निर्णय लेंगे। यस राइट। तो जब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये निर्णय लेंगे और जो कुछ भी लाभ होगा, तो इन्हीं के नेतृत्व में कौन आएगा भारतवर्ष में, गवर्नर आएगा। भारतवर्ष में कौन आएगा, किसके कहने से भारतवर्ष यहाँ अपॉइंटमेंट होगा, तो जो गवर्नर जो नियुक्त होगा, किसके कहने से नियुक्त होगा, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से। और गवर्नर कहाँ काम करेगा, ये भारत में काम करेगा। ये कहाँ काम करेगा, भारत में काम करेगा। गवर्नर के साथ कौन होगा, इनके अधिकारी गण होंगे। ये कौन होंगे, अधिकारी गण होंगे। और ये लोग इंडिया में जाकर के क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। और व्यापार से जो पैसा होगा करेंगे, और व्यापार से जो पैसा होगा, ये व्यापार से प्राप्त
प्राप्त होने वाले, व्यापार से प्राप्त होने वाले पैसे, पैसे किनके पास जाएंगे भाई? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा। कोर्ट ऑफ, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा। तो जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा तभी तो पता चलेगा कि भाई इतना पैसा आया, ये आया, वो आया। अब हुआ क्या, ये लोग यहां बेईमानी करने लगा। ये लोग क्या करने लगा, यहां पर बेईमानी करने लगा। यहां पर बेईमानी, यहां पर बेईमानी, ये क्या करने लगा, ये बेईमानी करने लगा। ये बेईमानी करने लगा। तो जब ये बेईमानी करने लगा तो अब पैसा किसके पास नहीं जाने लगा? तो पैसा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं जाने लगा। पैसा, ये क्या हुआ, पैसा कोर्ट ऑफ, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं जाने लगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या हो रहा है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं जाने लगा। तो जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं जाने लगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास नहीं जाने लगा तो समस्या गंभीर हो गई। वो लोग चिंतित हो गया कि भाई पैसा क्यों नहीं आ रहा है। दूसरी बात, ये लोग क्या करने लगा, ये लोग अपना व्यापार करने लगा। ये लोग कंपनी का व्यापार ना करके, कंपनी का माल ना बेच करके अपना माल बेचने लगा। ये अपना, ये क्या करने लगा, माल बेचने लगा। अपना माल बेचने, ये बेचने लगा। ये अपना माल क्या करने लगा, ये बेचने लगा। तो जब ये अपना माल ये लोग बेचने लगा तब तो और लॉस में चला गया। जब और लॉस में गया तब इसी बीच क्या हो गया, बंगाल में 1770 में भारी अकाल पड़ गया। 1770 में ये क्या हुआ, भारी अकाल पड़ा। 1770 में ये भारी अकाल पड़ गया। ये अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया। कहां 1770 में भारी अकाल पड़ा, ये बंगाल में अकाल पड़ गया। बंगाल में अकाल पड़ गया। अब बंगाल में जब ये अकाल पड़ गया तो सिचुएशन गंभीर हो गया। और कंपनी बस एक ही बात कहती थी कि हमको टैक्स चाहिए, आई वांट टैक्स, टैक्स के बिना हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और बंगाल का आदमी कहता था कि पैसा है नहीं, अकाल पड़ गया, हम टैक्स दें कहां से। लोग क्या करने लगे, घर द्वार छोड़ करके भागने लगे, जंगल की तरफ चलने लगे कि कहीं पर कुछ खाने पीने को मिल जाए। तो आप बड़ा सोचोगे सर कि जंगल में क्या मिलेगा। तो जंगल में भी बहुत खाने के लिए चीज है, जैसे फल है, कंदमूल है, ये सब कुछ चीज है जो कि खा करके थोड़े समय के लिए जीवन का निर्वहन किया जा सकता है। इसलिए कहता है कि इतना भयंकर अकाल था कि लाखों लाख आदमी मर गया। कहता है कि बंगाल की गलियां, बंगाल के घर द्वार सड़क सब लाश से पट गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार ने इनके राहत के लिए कोई कार्य नहीं किया और उल्टे ये मांगने लगा कि आप मुझे टैक्स दो। एकदम विदाउट एनी मर्सी स्टार्टेड टू डिमांड, आई वांट टैक्स। यदि आप टैक्स नहीं दोगे तो फिर मैं बख्शूंगा नहीं आपको। तो भाई अब ये दरिंदगी देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दरिंदगी क्या है, पहला बात कि कंपनी के माल को नहीं बेचता था। ये लोग अधिकारी लोग, ये लोग गवर्नर लोग अपना निजी व्यापार करने लगा। इससे क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास पैसा नहीं गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास पैसा नहीं गया तो कंपनी घाटे में चलने लगी, बेईमानी बढ़ गया, करप्शन जबरदस्त बढ़ गया। और ये सब मैसेज, चूंकि लंदन तो बहुत दूर में है, तो लंदन कहां पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर के किनारे है। और आप वहां से देखिएगा तो आपको लगेगा कि वहां से भारत बहुत दूर पड़ जाता है, तो मैसेज तो जाता नहीं था। तब इसी बीच में किसी प्रकार से ये क्राउन को, पार्लियामेंट को खबर मिला कि बंगाल का सिचुएशन ऐसा ऐसा है। और वही मौका पहले से क्राउन तलाश ही रहा था कि जैसे मौका आएगा बस करना क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण लगा देना है। और वो किसका नियंत्रण लगा देना है, ये ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण लगा देना है। और पूरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को क्या करना है, इनका जो राजस्व है, रेवेन्यू है, आर्थिक है, वो अपने हाथ में लेना है। और इनको विशुद्ध रूप से क्या बना देना है, राजनीतिक संस्था, प्रशासनिक संस्था, रूलिंग
पावर इसको बना देना है और वह जो रूलिंग पावर बनेगा वो मेरे अंडर में बनेगा। ये बात इनके दिमाग में आया और तब जाकर के क्या बना दिया, तब ब्रिटिश क्राउन ने तब क्या लाया, एक एक्ट लाया। और वो एक्ट क्या लाया, वो एक्ट लाया आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1781। वो एक एक्ट लाया, उस एक्ट का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1781। यही एक्ट लाया रेगुलेटिंग, ये रेगुलेटिंग एक्ट ये कितना में लाया, 1781। ये है द रेगुलेटिंग एक्ट, द रेगुलेटिंग एक्ट 1700 द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये रेगुलेटिंग एक्ट कितना में लाया, 1773 में ये लाया। ये रेगुलेटिंग एक्ट कितना में आ गया, 1773 में आ गया। तो इनकी ये परिस्थिति थी, तब इतने समय के बाद ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट जो लाया, इसका महत्व क्या था, क्या करना था इनका पहला उद्देश्य ये था कि सबसे पहला उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या करना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना, टू रेगुलेट यानी इसको क्या करना था, नियंत्रित करना था। इनको क्या करना था, नियंत्रित करना था। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना, पहली बात। सेकंड बात इसका क्या हो गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना है, यहां पर देखिएगा सेकंड पोजीशन में यहां पर कौन सा बात है, तो यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये कौन सी बात चलेगा, तो कहता है कि केंद्रीय शासन, ये शासन का ये क्या करना, ये शासन का क्या करना, केंद्रीकरण करना। ये शासन का केंद्रीकरण करना, ये शासन का केंद्रीकरण करना यानी टू सेंट्रलाइज्ड, ये क्या करना, टू सेंट्रलाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन, ये केंद्रीयकरण करना इनका काम था। तो अब इसके लिए क्या प्रोविजन लाया भाई, इसके लिए तो कुछ प्रावधान तो होगा। तो इसके लिए जो प्रावधान लाया गया, ये जो प्रावधान लाया, तो ये प्रावधान में क्या लाया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को क्या कर दिया गया, जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल ये क्या कर दिया, ये बना दिया। यानी इसका नाम बदल करके, गवर्नर से नाम बदल करके क्या कह दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये क्या नाम इसका रख दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये इसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ, ये क्या रख दिया, ये बंगाल, ये गवर्नर जनरल ऑफ ये बंगाल रख दिया। और कौन सबसे पहला बने, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, द फर्स्ट, ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल ऑफ ये क्या है, बंगाल। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। ये वारेन हेस्टिंग्स बना, ये वारेन हेस्टिंग्स बना। और किसको बुला लिया गया, आपको बता दूं मैं, रॉबर्ट क्लाइव को बुला लिया गया। काहे, बड़ा भ्रष्ट आदमी था। उस पर जाकर के बुलाने के बाद उसको क्या किया गया, वहां पर उन पर
कार्रवाई की गई, अंत में जाकर के उसने सुसाइड भी कर लिया था। खैर, लेफ्ट दिस मैटर। अब यहां पर आइए, तो पहला बात आपने ये देख लिया। सेकंड प्रोविजन इसका क्या लाया गया, ध्यान से देखिएगा। व्हाट वाज सेकंड प्रोविजन? द सेकंड प्रोविजन इसका ये ला दिया गया कि गवर्नर जनरल की मदद के लिए, ये जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल, ये गवर्नर जनरल के मदद के लिए क्या कर दिया गया, मदद के लिए 4 सदस्य परिषद बना दी गई। 4 सदस्य क्या बनाया गया, परिषद। ये 4 सदस्य परिषद बनाया गया, ये 4 सदस्य ये परिषद बनाया गया, ये 4 सदस्य परिषद बना दिया गया कि भाई इसमें कितने मेंबर होंगे, हाउ मेनी मेंबर्स इन दिस काउंसिल? तो 4 मेंबर इसमें होंगे इन दिस काउंसिल। इसमें काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स किसमें है भाई? इन दिस काउंसिल, इन दिस काउंसिल, इन दिस काउंसिल। इस काउंसिल में कितने मेंबर होंगे? 4 मेंबर होंगे। और गवर्नर जनरल जो करेंगे, इनके मान लिया जाए कोई कार्य गवर्नर जनरल को करना है, मान लीजिए कोई मसौदा पर विचार करना है, तो गवर्नर जनरल इनके सलाह से करेंगे। यदि ये बहुमत से ये पारित ना कर दे तो हो सकता है कोई मुद्दा हो, गवर्नर जनरल ने ये लाया और 4 सदस्य ने क्या कर दिया कि नहीं साहब ये पारित नहीं होगा, तो भाई उस मुद्दे को पारित नहीं किया जाएगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखिएगा, गवर्नर जनरल को नियंत्रित करने के लिए ये 4 सदस्य परिषद लाया गया था। इसका मतलब है कि गवर्नर जनरल अब बहुत अधिक पावरफुल नहीं रहा है, उसको नकेल कसने के लिए ये 4 सदस्य परिषद बना दिया गया। अब देखिए तीसरी बात क्या कर दिया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत, ये तहत क्या कर दिया गया, तो कहा कि 1774 में, ध्यान से देखिएगा, 1774 के तहत 1774 में यही कलकत्ता में, ये कलकत्ता में क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इनके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश, ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश, तो ये कौन बने, यही लॉर्ड इम्पे। यही क्या हुआ, लॉर्ड इम्पे, एलिजा इम्पे, लॉर्ड इम्पे, यही लॉर्ड इम्पे बने। और कितना था भाई इसमें जो रखा गया, तो वो कितना रखा गया, ये कितना रख दिया गया, तो यहां पर ये रखा, देखिए, तो यहां पर कितने रख दिया, तो सदस्य कितने हुए, तो एक मुख्य न्यायाधीश, एक क्या हो गया, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, अब प्लस 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से इनका सिचुएशन दिया। और ये किस पर कार्रवाई करेंगे भाई, जो ऑफिसर्स लोग हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उन पर उनका मुकदमा, उनका मसौदा, उनका जो कुछ भी विवादित बात है, यहां पर फैसला होगा। इस प्रकार से इन्होंने ये बना दिया। चौथा काम क्या किया, नेक्स्ट 4th पॉइंट में इसमें क्या कर दिया गया, इस बात को देखिएगा। 4th पॉइंट में कौन सा बात है, इसको देखिए। ये 4th पॉइंट में क्या किया, तो जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी, ये कर्मचारी, कंपनी के कर्मचारी को क्या निजी व्यापार करने पर, निजी व्यापार करने पर, निजी व्यापार करने पर एवं अन्य लोगों से
अन्य लोगों से उपहार, अन्य लोगों से उपहार प्लस रिश्वस्त, रिश्वस्त, ये रिश्वस्त, रिश्वस्त लेने पर ये क्या कर दिया गया, लेने पर मना कर दिया गया, मना कर दिया गया कि भाई आप न तो किसी से उपहार ले सकते हैं, न तो किसी से आप रिश्वत या घूस ले सकते हैं, या क्या ले सकते हैं, ये घूस नहीं ले सकते हैं। कहा ये तो बेईमानी था। इसका मूल उद्देश्य क्या था? इसका मूल उद्देश्य ये था कि जो करप्शन है उसको रोकना, टू स्टॉप द करप्शन। ये जो क्या इसका करना था, इसका करना था टू स्टॉप, ये क्या करना था, टू स्टॉप द करप्शन। ये किसको रोकना था, ये करप्शन को ये रोकना था। इसका मूल उद्देश्य यही था, इसीलिए इस सिचुएशन को यहां पर लाया गया। अब पांचवी बात में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या कर दिया क्राउन ने, क्या किया, तो क्राउन ने क्या, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ, ये है डायरेक्टर्स। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये के माध्यम से, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से, ये माध्यम से किसको नियंत्रित करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये किसको नियंत्रित करना शुरू कर दिया, माध्यम से ब्रिटिश, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये क्या किया, नियंत्रित, नियंत्रित एवं नियमित करना शुरू किया। एवं ये क्या कर दिया, नियमित, नियमित करना ये क्या किया, प्रारंभ किया, प्रारंभ किया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये निर्देश दिया गया कि कंपनी क्या करती है, आप इसकी सूचना मुझे दो, और किन किन विषयों पर सूचना दो। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को सूचना देना था, क्राउन को किस चीज पर सूचना देना था, सेना के मामले में, सेना के मामले में किस चीज में सूचना देना था, राजस्व के मामले में किस चीज का सूचना देना था, सिविल मामले में। आप कंपनी क्या कर रही है, सिविल मामले में, राजस्व मामले में, सेना के मामले में, राजनीति के मामले में क्या कर रहा है, आप मुझे इसकी सूचना दो। ये आपका क्या है, काम है। ये आपको इन्फॉर्म करना होगा कि आर्मी के संबंध में क्या है, रेवेन्यू के संबंध में क्या है। कंपनी जो काम कर रही है वो किससे भाई, रिलेटेड टू द, ये क्या करता है, रिलेटेड, रिलेटेड टू द, किससे रिलेटेड, तो कहता है आर्मी से। ये किससे, आर्मी से, किससे, रेवेन्यू से, रेवेन्यू, ये रेवेन्यू से। किस मामले में कह रहा है भाई, सिविल मामले में। ये सिविल मामले में, कौन मामले में कह रहा है, पॉलिटिकल मामले में कह रहा है, पॉलिटिकल, ये इशू के बारे में कह रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, आप इस बात को मुझे बतलाओ। आप यदि नहीं बतलाओगे तो फिर हम बैन लगाएंगे। तो वंस अगेन आई विल स्टार्ट अनदर स्टेप, तब हम दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से इसको क्या करने का कोशिश किया, नियंत्रित करने का कोशिश किया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो काल था उसको बढ़ा दिया गया। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो काल है, कोर्ट ऑफ, ये डायरेक्टर्स, ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, ये डायरेक्टर्स का काल ये कितना कर दिया, इसके काल को यहां पर बढ़ा दिया गया। ये 1 वर्ष से बढ़ा करके, 1 वर्ष से बढ़ाकर ये कितना कर दिया, 4 वर्ष, ये 4 वर्ष कर दिया, ताकि भाई इतने दिन तक रहेगा तो कुछ अनुभव होगा, हम भी उस पर एक्शन ले सकेंगे। और दूसरा काम, इनकी संख्या जो कर दी गई 24 कर दी गई। इनकी संख्या कितनी कर दी गई कि डायरेक्टर्स, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ये कितना कर दिया गया, ये 24। जो डायरेक्टर्स की संख्या कितनी कर दी गई, डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स की संख्या ये कितना कर दिया गया, ये 24 कर दिया गया। तो इस प्रकार से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्राउन ने किसको नियंत्रित करने का कोशिश किया, यही
किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और उसका मूल उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो अनियमितताएं कर रही है, इरेगुलेटरीज है, जो उनमें बुराई है, करप्शन है, उसको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। ऐसा इसलिए नहीं हो सका कि इंडिया क्या है, इंग्लैंड से बहुत दूर था, इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती थी, कार्य का इम्प्लीमेंशन, नियम का, रूल रेगुलेशन का इम्प्लीमेंशन हो नहीं पाता था, वो करप्शन चलते रहा। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसकी कमियां क्या है? इसकी जो कमियां है, इसकी कमी को हम लोग देख लें कि कहां पर इसकी कमी क्या था भाई। इसकी कमियां, इसकी क्या है भाई? ये कमियां। तो कमी क्या है? तो सबसे पहला बात कि जो गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये क्या है? ऑफ बंगाल। ये गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल है, इसको वीटो पावर नहीं दिया गया। इनको कौन पावर नहीं दिया गया? वीटो पावर। ये वीटो पावर नहीं दिया गया, ये नहीं दिया गया। तब वीटो पावर जब आप इसको नहीं दिया गया, इसको कौन पावर नहीं दिया गया? वीटो पावर। वीटो पावर नहीं दिया गया, वीटो पावर नहीं दिया गया। तो जब वीटो पावर नहीं दिया गया, तब हमेशा इनको डर बना रहता था कि मैं कोई निर्णय लूं और काउंसिल जो परिषद है, 4 मेंबर वाली परिषद है, अब वो कह दे कि नहीं, तो फिर मैं पास नहीं होगा। तो इसको बराबर डर रहता था कि किससे इनको भय बना रहता था? जो काउंसिल 4 सदस्य काउंसिल था, जो 4 सदस्य, इनको भय बराबर किससे रहता था? भय। ये किससे भय रहता था? 4 सदस्य परिषद से भय रहता था। हम अभी बोले थे ना कि भाई गवर्नर जनरल की सहायता के लिए ये 4 सदस्यीय परिषद था, और जो कुछ भी निर्णय होगा वो कौन, किस आधार पर निर्णय होगा? बहुमत के आधार पर। ये बहुमत के आधार पर ये क्या लिया जाएगा? निर्णय लिया जाएगा। किस आधार पर? ऑन द बेस ऑफ, ये क्या कहता है? ऑन द बेस ऑफ मेजॉरिटी। ये मेजॉरिटी के आधार पर इसमें क्या लिया जाएगा? ये निर्णय लिया जाएगा। तो भाई यहां तो इनके पास तो वीटो पावर तो है नहीं। मान लिया जाए उन्होंने किसी चीज में लिया, डिसीजन लिया, और ये 4 सदस्य जो परिषद है, उसने अपने बहुमत से पारित कर दिया कि आपने जो डिसीजन लिया है, व्हाट यू हैव टेकन डिसीजन, हम इनको क्या नहीं करते हैं? रेक्टिफाई नहीं करते हैं, हम इसको मान्यता नहीं करते हैं, रिकमेंड नहीं करते हैं, हम इनको पास नहीं करते हैं, तब तो खत्म। तो यहां तो इसकी बड़ी भारी समस्या थी। सेकंड बात, तो किसी महत्वपूर्ण विषय पर अब कैसे निर्णय लेगा? अब सेकंड बात इसमें कौन सा काम कर दिया, ध्यान से देखिएगा। तो आपको मैंने पहले ही बतलाया कि देखिए नंबर 2 कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, बंगाल के गवर्नर, ये गवर्नर जनरल, ये बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किसको कर दिया गया था? किसको कर दिया था? नंबर 1 मद्रास के गवर्नर को, मद्रास के ये गवर्नर को, मद्रास के गवर्नर को। दूसरा किसको कर दिया था? बॉम्बे के गवर्नर को, बम्बई, ये बॉम्बे के, ये किसको? गवर्नर को, ये बॉम्बे के गवर्नर को कर दिया। लेकिन ये बात नहीं कहा किसके जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र का डिसीजन नहीं हो पाया था। काम करना है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन, किसको काम करना है? मद्रास के गवर्नर को, बॉम्बे के गवर्नर को। इससे पहले सब अलग अलग काम करते थे। मद्रास का गवर्नर अलग काम करेगा, बॉम्बे का गवर्नर अलग काम करेगा, कलकत्ता का गवर्नर अलग काम करेगा। तो वो सेंट्रलाइजेशन नहीं था, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर था। लेकिन इसमें क्या कर दिया था? मैंने पहले ही कहा, ऑलरेडी आई हैव सेड यू इन द बिगिनिंग पीरियड, कि क्या स्टार्ट हुआ, व्हाट थिंग वाज स्टार्टेड, क्या स्टार्ट किया गया था? सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, राइट, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहीं पर ये पावर किया गया था। तो ये चीज यहां कर दिया। लेकिन खामी क्या रह गई थी, इसका डिमेरिट्स क्या रह गया था, इस बात को देखिए। इसका जो डिमेरिट्स है, वो डिमेरिट्स क्या था, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा। क्या इसका डिमेरिट्स रह गया था? तो इसका डिमेरिट्स ये रह गया, डिमेरिट्स
ये डिमेरिट्स इसका रह गया। ये कौन सा डिमेरिट्स रह गया कि तीनों इसके अधिकार का उचित विभाजन नहीं हो पाया था। इसके अधिकार का, इनके अधिकारों का, इनके अधिकारों, विषयों, ये विषयों का उचित बंटवारा नहीं हो पाया था। कार्य क्षेत्र का उचित बंटवारा नहीं हो पाया था, बंटवारा नहीं हो पाया था, इसलिए बराबर उलझन बनी रहती थी। चौथी बात आप देखिएगा, इसमें कौन सा बात चला भाई, इस बात को देखिएगा। चलो देखिए, अब इसके जो अगली बात है, यहां पर क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच हमेशा विरोधाभास था। सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच, गवर्नर जनरल के बीच हर हमेशा क्या चलता था, विरोधाभास चलता था। विरोधाभास चलते रहता था। गवर्नर जनरल चाहते थे कि मैं जाकर के सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करूं, और सुप्रीम कोर्ट चाहते थे मैं गवर्नर जनरल को कंट्रोल करूं। अब दोनों का जो कार्य क्षेत्र था उसका उचित बंटवारा नहीं हुआ था। इसका ये विरोधाभास का मूल कारण क्या था, इन दोनों के बीच कार्य क्षेत्र विषय का उचित बंटवारा ना होना। ये क्या ना होना, उचित बंटवारा ना होना। क्या इसका ज्यूरिसडिक्शन है, ये चीज नहीं हो पाया। ये ज्यूरिसडिक्शन ये क्या था, इस बात पर ये विचार नहीं हो पाया, क्षेत्र पर इसका विचार नहीं हो पाया। और यही विवाद का क्या कारण था, कॉज ऑफ डिस्प्यूट। ये क्या था, कॉज ऑफ, ये था डिस्प्यूट। ये कॉज ऑफ, ये क्या था, डिस्प्यूट बिटवीन, किसके बीच में था, ये कॉज ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन किसके बीच, सुप्रीम कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्ट। सुप्रीम कोर्ट ये किसके बीच था, ये दोनों के बीच था। सुप्रीम कोर्ट और किसके बीच था, गवर्नर जनरल। ये है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये दोनों के बीच का लड़ाई का यही कारण था। तो भाई ये तो आपने देख लिया। तो अब इसी के निदान के लिए जो अगला जो बन आएगा वो 1781 का अमेंडमेंट बिल आएगा, संशोधन अधिनियम आएगा, तो हम उस पर विचार करेंगे। मैंने अभी तक जो आपको पढ़ाया कि भाई आखिर एक्ट जो बनाने की जो बात आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्यों एक्ट बनाया, इसकी कौन सी परिस्थिति थी, आपने उसको देखा। इसका प्रावधान क्या था, उसको देखा। इस एक्ट का संवैधानिक महत्व क्या था, आपने उसको देखा। इसमें कमियां क्या थी, उस कमियों को देखा। तो इस आधार पर आपको यदि मेंस में पूछा जाता है, सपोज दैट यदि मेंस में पूछा जाता है, कहीं से भी क्वेश्चन यदि आ जाता है, मान लिया कि यूपीएससी का जीएस का क्वेश्चन आ गया, यदि जीएस का क्वेश्चन यूपीएससी में आ जाए, मान लेते हैं जीएस में कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों को समझावे, महत्वपूर्ण प्रावधानों का उल्लेख करें। तो ये सिंपल सा बात है, आप सब कर दीजिएगा। यदि ये प्रश्न दे दे कि कौन सी परिस्थितियां थी कि भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के रेगुलेटिंग एक्ट के क्या परिस्थिति, रेगुलेटिंग एक्ट के परिस्थिति
परिस्थिति, परिस्थिति, प्रावधान, प्रावधान, संवैधानिक महत्व, संवैधानिक, संवैधानिक महत्व, संवैधानिक महत्व एवं कमियों पर, कमियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। कमियों का संक्षिप्त, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, विवरण प्रस्तुत करें। तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, आप आसानी से कर सकते हैं कि भाई क्या कमियां थी। तो आपने देख लिया संवैधानिक महत्व क्या था, केंद्रीकरण यहीं से शुरू हो गया कि भाई जो सब अलग अलग कानून बनाता था, मद्रास का अलग बनेगा, बंगाल का गवर्नर अलग बनाएगा, मुंबई का गवर्नर अलग बनाएगा, तो ये तो गड़बड़ था। तो केंद्रीकरण की जो बात शुरू हुई यहीं से हुई। इसी प्रकार से बीपीएससी में भी पूछ सकता है, बीपीएससी के मेन में भी पूछ सकता है, या कोई पीसीएस के मेन में पूछ सकता है, पीसीएस के मेन में ये बात पूछ सकता है कि भाई इसका रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत करें, या जो पूछेगा ये रेगुलेटिंग एक्ट की संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, तो आप इसको बेहतर ढंग से लिख सकते हैं। इतनी बात मैंने आपसे कह दिया। और फिर आप किताब पढ़ेंगे, अन्य लोगों से चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो मैं मानूं आपके अंदर जो कमियां हैं, आप जो समझ नहीं पा रहे हैं, वो चीज सब कुछ क्लियर होगा। और इतनी बात कहने के पश्चात आज का वीडियो यही समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट डे आई विल कम, और मैं आपके साथ आऊंगा नए अधिनियम के साथ, नए विचार के साथ, नई ऊर्जा और उमंग के साथ। आप स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए और उत्सुकता पूर्वक अपनी पढ़ाई को आप जारी रखें। सफलता का पैगाम, सफलता की क्या कह सकते हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद।